नमस्कार साथियों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमारा यण संधि का टॉपिक लगभग पूरा कर चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे गुण संधि, जो कि रीट के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। ठीक है, तो गुण संधि विधायक सूत्र है आदेड़ गुण, न कि आद गुण। आद गुण है कार्य करने वाला सूत्र है। अगर गुण संधि का विधायक सूत्र पूछता है तो आदेड़ गुण करना है। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ये बोला ए ओ को गुण संख्यक वर्ण कहा जाता है। ए ओ को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। और वृद्धि संज्ञक वृद्धि संज्ञक वर्ण किसे कहा जाएगा? ए का दीर्घ कर दो, ए का दीर्घ कर दो, ओ का दीर्घ कर दो। ए का आ हो जाएगा, ए का आई हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा। तो जब इनका दीर्घ करते हैं, क्योंकि वृद्धि में दीर्घ ही होता है हमेशा किसी भी कीवर्ड का। ठीक है, तो वो वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए ओ, वापस से रिपीट करता हूँ, ए ओ गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। इनको ए ओ को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आद गुण यहाँ पे कार्य करने वाला सूत्र है जिससे कि संधि होती है। तो गुण संधि क्या है? सीधा सीधा यहाँ से चालू होती है ए आ के बाद, ए और आ, न कि कोई और कीवर्ड। ए आ जो कि स्वर हैं, इन्हीं दोनों के बाद, ए और आ के बाद इक। इक का मतलब, अगर आपने प्रत्याहार वाला वीडियो देखा होगा तो आपको 100% समझ में आएगा। माहेश्वर सूत्र वाला आप देख सकते हैं उसको जाके। ठीक है, ई उ रील री, इक का मतलब होता है, इक प्रत्याहार में ई उ रील री आते हैं। ए आ के बाद ई उ रील री आए तो ई का, इस ई कार का मतलब दोनों ई होता है, उ कार का मतलब दोनों होता है, री कार का मतलब दोनों री होता है। री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए री होता है। तो ई उ रील री का, ई का ए, उ का ओ, री का अर, री का अल हो जाता है। आपको गुण संधि कैसे पहचाननी? किसी भी शब्द में जब ए की मात्रा दिखे, सिंगल वाली ए, मतलब ये वाली ए की मात्रा दिखे, ओ की मात्रा दिखे और अल और अर की ध्वनि आपको उसमें दिखे, तो उसमें सीधा गुण संधि होगी। ठीक है, तो उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण है रमा। मैंने कहा था ए आ के बाद ई उ री र आए तो ये आ गया आ के बाद ई आ गया, तो क्या होगा? आप यहाँ पे जो ए आ है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा कि अब तक जो संधियाँ पड़ी थी उनमें क्या होता था? उनमें ये होता था जैसे कि आ और ई आए हैं तो वृद्धि संधि में, वो गुण यण संधि में अगर ई के बाद में आ गया तो ई का यह हो जाता था, आ में कोई चेंज नहीं होता था, मतलब दोनों मिलके एक कीवर्ड नहीं बनता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? आ और ई मिलके ए बनेगा, मतलब कुल मिला के आ और ई मिलके ए बन रहा है, न कि जैसे यहाँ पे ई के स्थान पर ए हो गया और आ सेपरेट बच गया, ऐसे नहीं है। दोनों मिलके ए बनेगा, मतलब दोनों का क्या हो जाएगा? कुल मिला के एक वर्ण बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो आ और ई मिलके ए हो गया, तो रमा में से आ सेपरेट निकाला तो रम है, मैं में हलंत लग गया, और आ और ई मिलके ए हो गया और स एज इट इज बच गया। ठीक है, ई भी मिल गया। ठीक है, तो र और ए मिलके में हो गया रमेश। ठीक है, इस तरीके से राका प्लस इस, राका में से आ सेपरेट बचेगा तो राका में से राक बचेगा। ठीक है, आ निकल गया तो आ का राक बचेगा हलंत वाला, उसके बाद आ और ई मिलके ए हो गए, इस तरीके से स सेपरेट बच गया। ठीक है, तो राक में ए जुड़ा तो केस, राकेश हो गया। उस तरीके से महा प्लस इंद्र, इसमें मह शेष हो गया, आ और ई मिलके ए हो गया। ठीक है, कोई से भी ई हो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी हो चाहे बड़ी, ए हो चाहे आ हो, यहाँ पे इसका फ़र्क नहीं पड़ता, ए ही बनेगा। मह ए, फिर न और द्र बच गया, यहाँ पे ई, यहाँ पे मतलब दोनों मिलके ए हो गया। ठीक है, तो महेंद्र हो गया। इस तरीके से गुणा का प्लस शीश ध्यान रखना है। अन्य संधियों में जो यहाँ तक अब तक पड़ी थी, जो हमने आयादी और यण, उनमें दोनों वर्ण मिलके एक वर्ण नहीं होता था, जबकि वहाँ पे क्या होता था, और आ और ई आते हैं तो एक वर्ण के स्थान पर चेंज हो जाता था। ठीक है, तो गुड़ाका का मतलब होता है नींद, राका का मतलब होता है चंद्रमा। ध्यान रखिएगा, देखते चलिएगा। गुड़ा का प्लस इस, आ और ई मिलके ए हो गया, गुड़ाक प्लस एस, इस तरीके से गुड़ाकेश हो गया। गुड़ाकेश शिव या अर्जुन को कहते हैं। ठीक है, हरसिक मतलब नींद का स्वामी, हर्षिक प्लस ईस। ठीक है, तो हर्षिक में क्या हो गया? तो शायद आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि स्वर कहाँ है, स्वर यहीं है। क
क आधा क और ए से मिलके बनता है, ठीक है। तो इसमें से ए को निकाल लेंगे तो ए और ई मिलके ए हो जाएगा और आधा क मतलब यहाँ पे सेपरेट रह जाएगा, क्योंकि इसमें से ए निकाल लिया इसलिए आधा क रह गया। ए और ई मिलके ए हो गया, तो ऋषिकेश विष्णु को कहा जाता है। इस तरीके से कमला प्लस ईस, कमला में आ और ई मिलके क्या होता है, ए होता है। तो इस तरीके से आ को जब सेपरेट किया जाता है तो ल हलंत वाला बचता है, तो कमल प्लस एस कमलेश। इस तरीके से विमला प्लस ईस, ठीक है, विमला सरस्वती को कहा जाता है। तो आ और ई मिलके सेपरेट हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आ को सेपरेट किया तो विमल, तो मतलब यहाँ पे ल में हलंत वाला ल बच जाएगा, क्योंकि आ को सेपरेट कर लिया। आ और ई मिलके ए हो गए, उसके बाद में ई यहाँ से आ और ई मिलके ए हो गए तो ई हट जाएगा, उसके बाद में सब बचेगा। तो यहाँ पे बनेगा विमलेश, मतलब विमला का मतलब जो ई सब भगवान, तो किसे कहते हैं, सरस्वती का ब्रह्मा को कहते हैं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो ये है गंगा प्लस उर्मी, आ और ऊ मिलके ओ हो गया। मैंने बताया था ई की जगह ए, ऊ की जगह ओ, और री की जगह आर और री की जगह एल हो जाता है, तो ऊ की जगह ओ हो गया। लेकिन यहाँ पे ऊ की जगह ओ नहीं हुआ, बल्कि आ और ऊ मिलके ओ हुआ है, ठीक है। तो गंगा हलंत वाला बच जाएगा, ओ हो जाएगा यहाँ पे, और मी बच जाएगा, तो गंगोर्मी यहाँ पे बन जाएगा। इस तरीके से जल प्लस उर्मी जलोर्मी, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस ऋषि महर्षि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल महर्षि है यहाँ पे। महर्षि में क्या होगा, तो महर्षि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पता नहीं चलता मतलब ध्वनि का। मैं है ए र सी, अर की ध्वनि निकल रही है, ठीक है। जहाँ पे ये आ जाए मतलब ऊपर सिर वाला र और ए की ध्वनि निकले, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पे गुण संधि है, ठीक है। तो महर्षि का कैसे हुआ, संधि विच्छेद, महा प्लस ऋषि, आ और री मिलके अर हो गया। ए है में से आ सेपरेट हुआ तो है अलंत वाला बच गया, मैं है और ए मिलके है हो गया कंप्लीट वाला, और र आधा वाला ये सिर पे चला गया, महर्षि। इस तरीके से बसंत ऋतु, बसंत प्लस ऋतु, बसंत त से यहाँ पे रह गया, उसके बाद अर हो गया, ठीक है, र में हलंत लग गया, ठीक है। इस तरीके से बसंत कंप्लीट ए के साथ मिलके बन गया, ठीक है। र बचा, र इसके ऊपर चला जाएगा, बसंत ऋतु। वर्षा ऋतु, इस तरीके से वर्ष आ मतलब यहाँ से आ हट गया तो वर्ष रहेगा, आ और री मिलके अर हो गया, ठीक है। र यहाँ पे पहले आता है, ये ऊपर वाला र पहले आता है यहाँ पे, वह र आधा र, उसके बाद में स और फिर आ, तो वह रस यहाँ पे हो गया। उसके बाद में आ और री मिलके अर हो गया, तो ए मिलेगा तो वर्ष हो जाएगा कंप्लीट वाला, र इसके ऊपर चला जाएगा वर्षर्तु, ठीक है। इस तरीके से शीतर्तु, इस तरीके से राजर्षि हो जाएगा। आपको संधि विच्छेद करके लिख के करना है, ठीक है। अब आता है तऊ प्लस लिकार, तऊ प्लस एल प्लस कार, क्योंकि यहाँ पे से ए निकालेंगे आपको पता नहीं चलेगा, आप सोचोगे कि यहाँ पे व में तो क्या नाम है स्वर है ही नहीं, लेकिन व किससे मिलता है, व इससे बनता है। मैं आपको बता ही देता हूँ, व जैसे तऊ होता है ना, ये वाला तऊ, तो इसको तोड़ेंगे, त ए व ए, इस तरीके से टूटेगा, ठीक है। ये कंप्लीट वाला आ जाता है, ठीक है। तो त और अ मिलके त बना है, ये वाला व आधा व और अ मिलके व बना है, तो यहाँ पे स्वर आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला स्वर यहाँ पे हटा लिया जाएगा, तो ये आधा वाला व बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा तव प्लस ए और लरी मिलके अल हो गया, लरी का अल, ए और लरी मिलके यहाँ पे दोनों मिलके अल होगा, यहाँ पे लरी की जगह अल नहीं होगा और ए सेपरेट नहीं बचेगा, बल्कि ए और लरी मिलके अल हो जाएगा और कार एज इट इज आएगा। तो तब कंप्लीट हो गया, ए और व मिलके व हो गया, ठीक है। तव ल इसमें मिलेगा तो लकार आधा ल इस तरीके से जुड़ेगा, तवलकार, ठीक है। इस तरीके से माला प्लस लिकार माललकार, तव प्लस लृदंत तव लदंत, ठीक है। यहाँ पे आते हैं गुण संधि के अपवाद, जो कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अक्षय प्लस उहिनी, तो अक्ष सम ए और उ मिलके ओ हो गया, अक्सो हिनी हो गया, अक्सो न। मैंने बताया था कि अगर, मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ, अगर
किसी भी मतलब शब्द में री पूरा हो चाहे आधा, ठीक है, र और श आ जाए, ठीक है, उसके बाद में न आ जाए तो न का न हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि री र और श कंप्लीट हो, ये आधा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अक्ष होने में कहाँ से आया ये दोनों, मतलब पता ही नहीं चलेगा। अक्ष है तो श बनता है, श जो कि संयुक्त वर्ण है, क और कंप्लीट स से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस स की वजह से, इस स की वजह से अक्ष में ये श में ये स आता है, इसकी वजह से न का न हो गया। तो अक्ष वो अक्ष प्लस उहिनी श मतलब अ और उ मिलके ओ हो गया, अक्षोहिणी बनना चाहिए था गुण संधि के अनुसार, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है इसका, अक्षौहिणी बनता है, मतलब औ की मात्रा मतलब वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। अगर ऐसा दे दिया जाए अक्षौहिणी में कौन सी संधि है और ऑप्शन में सभी आ जाए और वृद्धि संधि आए तो वृद्धि करना है। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि गुण संधि का अपवाद कौन सा है, तो अक्षौहिणी, मतलब इस अक्षौहिणी को करना है, ठीक है, अक्षौहिणी को करना है। लेकिन अगर इसमें संधि पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अगर संधि पूछी जाती है तो हमको इसमें वृद्धि संधि करनी है, क्योंकि यहाँ पे अव की मात्रा हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है। लेकिन संधि के इस शब्द को पूछा जाता है अपवाद के रूप में, तो क्या करना है हमको, क्या करना है, गुण संधि करनी है। गुण संधि का अपवाद है और संधि कौन सी है, वृद्धि संधि, ठीक है। इस तरीके से अगले हैं प्र प्लस ऊड, इसमें से ए सेपरेट किया, ओ मिलके ओ गया, ठीक है। ये प्र कैसा होता है, प और र होता है, मतलब आधा प्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। जो ये प्र होता है, जो यहाँ पे जो र लग जाता है, मतलब ये जैसे कि एक तो प ये हलंत होता है, ठीक है, और एक जैसे प के इस तरीके से इधर की तरफ लगाते हैं तो ये र होता है, ठीक है, तो इससे प्र बनता है। तो प्र कैसा होता है, ये आधा प और उसके बाद में र होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से र में से अ निकालेंगे तो क्या बचेगा, आधा प और उसके बाद में आधा र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अ निकाल लिया, अ और उ मिलके ओ हो गया, और ये बन गया आधा प और आधा र, यहाँ पे शेष बच गया, ठीक है। तो कुल मिला के प्रौढ़ बनना चाहिए था, लेकिन प्रौढ़ बना, तो संधि कौन सी होगी इसमें, क्योंकि वृद्धि हो रही है मात्राओं की, तो वृद्धि संधि होगी। यहाँ पे वृद्धि संधि का नियम नहीं लगेगा, लेकिन मतलब कुल मिला के वृद्धि संधि का नियम लग रहा है, क्योंकि ओ का अव हो जाता है, ओ का अव हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वृद्धि संधि हो गई यहाँ पे। लेकिन अगर अपवाद के रूप में पूछा जाए कि प्रौढ़ किस संधि का अपवाद है, तो इसको करना गुण संधि का अपवाद है। इस तरीके से स्वरिणी में क्या करना है, न करना हो गया, क्योंकि मैंने बताया था आपको र आ जाए कीवर्ड में, जैसे यहाँ पे र आ गया तो ऋणी हो जाएगा। तो गुण संधि के अनुसार इस तरीके से स्वरिणी होना चाहिए था, लेकिन स्वरिणी हुआ है क्योंकि इसमें वृद्धि संधि है। तो ये अपवाद है गुण संधि का, होना तो ये चाहिए था लेकिन ये हुआ है, तो इसमें संधि तो होगी वृद्धि। अगर ऐसे पूछा जाए, देखे इन तीनों शब्दों में से कोई सा दे दिया जाए और पूछा जाए संधि कौन सी है, तो वृद्धि करनी है, लेकिन किस संधि का अपवाद है ऐसा पूछ लिया जाए तो गुण संधि करनी है, ठीक है। इस तरीके से प्रपसर्ग के बाद जो प्रउपसर्ग है यहाँ पे, उसके बाद उ है, उड़ है, उसी, ऐसे आ जाए तो ऊढ़ का तो प्रौढ़ हो गया था। इस तरीके से प्रो है, प्रौढ़ी, पैस, प्रस्य हो जाता है, इनमें वृद्धि संधि होती है और ये गुण संधि के सभी अपवाद है, ठीक है। अब ये सभी के सभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वृद्धि मतलब गुण संधि के अपवाद हैं, जिनमें की वृद्धि संधि होती है। मतलब इन सभी में होनी तो क्या चाहिए थी, गुण संधि, लेकिन हो वृद्धि संधि जाती है, इसलिए ये गुण संधि में होते हुए भी मतलब गुण संधि के अपवाद है और होती इनमें वृद्धि संधि है, ठीक है। तो कैसे है, अ उपसर्ग के बाद, मतलब यहाँ पे संस्कृत में तो आ होता है लेकिन हिंदी में होता है, ठीक है। तो अ के बाद री आ जाए तो अ और री मिलके अर होना चाहिए था। अ आ के बाद ई उ रिल रहा है तो वृद्धि संधि के बाद ई का ई का ए उ का ओ, री का अर, री का अल होना चाहिए था, री का अर होना चाहिए था वृद्धि संधि के अनुसार, लेकिन आर हो गया, जो कि मतलब गुण संधि के अनुसार अर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आर हो गया, आर की वजह से यहाँ पे वृद्धि संधि हो गई। तो अभी सभी उदाहरणों में ऐसा ही चलेगा। तो गुण संधि के अपवाद के रूप में ये सूत्र है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है, प्र प्लस ऋणम आर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर फंडा क्या चलता है, प्र का में समझा दिया, प और र और अ निकालिए, तो प्र में से अ निकालेंगे तो आधा प र बचेगा, और अ और री मिलके यहाँ पे आर हो जाएगा,
गुण संधि होती तो यहाँ पे अर होता, तो यहाँ पे आर हो गया, तो मतलब वृद्धि संधि हो जाएगी, इसलिए ये अपवाद हो गए गुण संधि के। णम, तो प्राणम इस तरीके से बन जाएगा, पै और र और आ, प्रा। उसके बाद